नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास सरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। दोस्तों माफ़ करना, एक हफ्ते से आपकी क्लास थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी की कुछ वीडियो नहीं डाल पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा और आज से आपके लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है भारत के भूगोल के अंतर्गत जलवायु टॉपिक है हमारा। और जलवायु के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है मानसून। उस मानसून के बारे में हम कम से कम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आशा करेंगे कि आपके लिए एग्ज़ाम के पढ़ने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ऑप्शन है आपके दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दूसरा है दक्षिण से उत्तर, तीसरा है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या डी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो उसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दोस्तों जो हवाएं हैं ना, ऐसे करके इंडिया का नक्शा देखें तो इधर से जो हवाएं हैं ऐसे करके आती हैं, ठीक है दोस्तों। और इधर से क्या होता है कि इसकी कुछ एक हवाएं ये बंगाल में पहुंच जाती हैं और बाकी तमिलनाडु केरला वगैरह में हिट कर जाती हैं। 5 जून को जो है वो मानसून का फिक्स डेट है। आगे पीछे भी हो जाता है लेकिन इतने टाइम तक आ जाता है यहाँ पर, और ये सीधी सीधी ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो दक्षिण पश्चिम की बात करें तो ये हमारा, अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम हो गया। तो यहीं से हमारी हवाएं आएंगी और जो तमिलनाडु या केरला के तट पर टकराती हैं, और उत्तर पूर्व से भी आती हैं। मतलब उत्तर पूर्व की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये है आपका डी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व की बात करें तो क्या होगा कि जब जो लौटता मानसून होता है तो वो इधर से आता है, यानी अगर बात करें तो ये इधर से आता है। तो लौटते मानसून में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो तमिलनाडु के तट पर होती है। तो दो हो गए, एक तो दक्षिण पश्चिम हो गया और एक हो उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन डी। भारत में जो गर्मी के काल में अगर बात करें, मानसून के जो बहने की जो सामान्य दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होती है और उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। तो ठंडों में देखा जाए तो इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उल्टी हो जाती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो भारत में अगर मोस्ट ऑफ देखा जाए तो उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से ही सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तार पाया जाता है? छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है भाई, छत्तीसगढ़ वालों ध्यान दो। ऑप्शन है आपके उपाद्र तटीय, आर्द्र तटीय पूर्व दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणीय, या उपाद्र महाद्वीपीय। इसका आंसर हो जाएगा, आर्द्र दक्षिण पूर्व। बी ऑप्शन है आर्द्र दक्षिण पूर्व। तो भारत में जो एक प्रकार से विस्तृत जो विभिन्न जलवायु क्षेत्र हैं उनमें आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पश्चिम बंगाल आता है, छोटा नागपुर आता है, उड़ीसा आता है, उड़ीसा का पठार है, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ आता है, और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश शामिल है। तो उपाद्र संक्रमणीय के अंतर्गत जो मध्य गंगा मैदान है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का पश्चिम बिहार का जो भाग है वो आता है। उपाद्र तटीय के अंतर्गत जो क्या आता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो होता है वो ये होता है भैया, ये वाला तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच का जो क्षेत्र है कोरोमंडल तट कहलाता है। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार जो है ऊपरी गंगा मैदान है, मध्य प्रदेश वाला इलाका, यूपी का इलाका है, वो गंगा का मैदान है, बिहार वगैरह साइड का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन आपके छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, पूर्वी तटीय प्रदेश में, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में, या अंडमान द्वीप में। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा
राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में भैया क्या होता है, राजस्थान में देखा जाए तो ये देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि वहाँ मरुस्थल है, लेकिन जितनी जल्दी गर्म होता है ना सूत्रा, उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो भारत में राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर, मतलब दैनिक तापांतर का मतलब टेम्परेचर में सर्वाधिक वेरिएशन पाया जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम हो जाता है। हमारे एक दोस्त थे, वो राजस्थान में एक मेला लगता है, तो उस मेले में गए थे। अब वो तो पहाड़ी क्षेत्र का बंदा था, तो वो गया था वहाँ, और उसे पता था कि मतलब ठंड पड़ सकती है वहाँ पे, क्योंकि लॉजिकल रूप से साइंस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो साथ में थे वो लेके नहीं गए ज़्यादा। पता चला कि शाम को गए, फिर उनकी कुड़री बन गई भाई। अब सुकड़ते सुकड़ते फिर उसके बाद फिर कपड़े उपड़े एक्स्ट्रा ले गए थे, उनको दिए, तब उन्होंने माना कि हाँ वास्तव में भी साइंस का भी लॉजिक होता है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम हो जाता है। तो जो डे टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं से में से एक ही होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने क्या हैं? क्या है भैया? सितंबर से अक्टूबर, मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई, या नवंबर से दिसंबर के बीच? तो किसकी बात चल रही है? तमिलनाडु में चल रही है मानसून के सामान्य महीने। तो भैया क्या है? नवंबर दिसंबर है। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर महीने के जो बीच है वो दक्षिण भारत में वो उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में उत्तर पूर्व का मौसम रहता है, थोड़ी थोड़ी ठंड आ जाती है, जो पूर्व प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीना, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। तो यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि भी है, एक मतलब एक टाइम पीरियड है। तो ये भी पता होना चाहिए कि इसी मानसून की जो समय है, 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सुनामी आई थी भैया। भाई 2004 में 26 दिसंबर 2004 को, इसी कारण से, जो उत्तर पूर्व का जो मानसून है उसके कारण से। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? या नहीं है, कौन सा नहीं है भैया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का बेसिन। तो छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है वो मानसून की अरब सागर शाखा से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रखता है। अब होता क्यों नहीं? क्योंकि अरब सागर से उठने वाला जो मानसून है ना, वो पश्चिमी घाट से टकराने के बाद, पश्चिमी घाट हमारा कहाँ है? ये वाला पश्चिमी घाट है। तो ये पश्चिमी घाट जो है इससे टकराती हैं शाखाएँ, मतलब जो मानसून की हवाएँ हैं, दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा जो है अरावली ये ना, ये वाली पोर्शन, इससे जाके टकराता है, और इससे टकराने के बाद क्या होता है, यानी अरावली पर्वत के समानांतर चलता है, उत्तर भारत की तरफ चलता है। ये ऐसे चलता है, ऐसे करके उत्तर भारत की तरफ। और दूसरी जो शाखा है विंध्य पर्वत, यानी ये विंध्य पर्वत है ना एमपी में, तो विंध्य पर टकराने के बाद ये कहाँ जाता है? गुजरात में चला जाता है, एमपी में, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में भी बारिश होती है इससे। तो छत्तीसगढ़ जो बेसिन है वो अरब सागर मानसून से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ यहीं कहीं है भैया, एमपी में ही है, मतलब एमपी का ही हिस्सा था, अब अलग हो गया है। तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता, लेकिन अब बाकी हिस्सों में दिखता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, क्या कारण है इसका? कारण क्या है भैया? देख लेते हैं कारण क्या है। ऑप्शन है आपके तापमान की अति एक समानता, मध्य एशिया की ठंडी हवाएं, या स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन सी है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। मतलब क्या हुआ? तो भारतीय मानसून है ना जो, वो मौसमी विस्थापन वाला है, मौसम के हिसाब से बदलता है, जिसकी
जो दिशाएं हैं वो 6 माह तक यानी जाड़ों में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 महीने तक जो गर्मी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसूनी हवाओं की जो उत्पत्ति है, जो प्रोडक्शन है, तापमान में डिफरेंशिएट के कारण होती है या अन्य किसी कारण से। इस पर पर्याप्त मतभेद भी हैं। तो इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है, एक तापीय संकल्पना, एक नवीन संकल्पना। तापीय संकल्पना का मतलब क्या है कि टेम्परेचर के बेस पर मानसून की उत्पत्ति जो है स्थल तथा जल के असमान संगठन और उनके गर्म तथा ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। अच्छा, जो नई मतलब क्या कहता है हाइपोथेसिस, वो क्या कह रहा है कि मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। तो इस संकल्पना का जो पहली बार प्रतिपादन किया था फ्लोन नामक विद्वान ने किया था, फ्लोन। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन उनकी जलवायु में डिफरेंट पाया जाता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन है शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण, या उनकी समुद्र से दूरी, या उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता। तो ये आंसर है, ऊंचाइयों में भिन्नता। अमृतसर है ना जो, वो 31 डिग्री और कितना है 29 मिनट से लेकर कितना है 32 डिग्री और 3 मिनट, इतने के बीच अक्षांश जो है। और शिमला जो है 30 डिग्री 45 मिनट से लेकर 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ में, जिले के लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लगभग। लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता का होना आता है। अमृतसर की जो ओशन लेवल से जो ऊंचाई है वो 175 से 200 मीटर के समथिंग है, जबकि शिमला की अगर सी लेवल से अगर ऊंचाई देखें 300 से 6000 मीटर है। तो हमारा जो पहला क्षोभ मंडल है ना, तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आने लगती है। जैसे जैसे हम मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर उठते रहेंगे तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर में गिरावट आती रहती है। तभी कहते हैं कि हवाई जहाज़ होते हैं ना, तो उनके जो नीचे जो पहिए होते हैं उसमें बैठ के कभी कभी लोग चले जाते हैं, लेकिन उनमें मौतें हो जाती हैं उनकी, क्योंकि समुद्र के ऊपर से गुजरता है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन है भी जिम्मेदार? 8वां क्वेश्चन कह रहा है कौन जिम्मेदार है। तो ऑप्शन है आपके अरावली पहाड़ियाँ तथा दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समांतर हैं, या अतिथि प्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, या कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। ठीक है भैया, तो मई जून महीने में क्या होता है, पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं मई जून में, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है तो पश्चिम की दिशा से गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें जैसे लू कहते हैं, हम लोग कहते हैं लू लग जाती है। इस लू के कारण क्या होता है, यहाँ जो लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। होता क्या है कि जैसे सी लेवल है ये, और यहाँ पर सन की एनर्जी है वो फड़ती है, तो क्या होता है ये भाप बनकर धीरे धीरे उड़ने लगता है, और ये क्लाउड बन जाते हैं, धीरे धीरे बनते हैं ना। तो यहाँ की एयर जो है गर्म होकर ऊपर जाती है। अब यहाँ तो खाली हो गया ना, तो गर्म हवाएं यहाँ चाक से नीचे आ जाती हैं, एकदम से इसके स्थान को घेर लेती हैं। तो ये टेम्परेचर मतलब क्या हुआ कि मतलब प्रेशर क्रिएट हो गया लो एंड हाई का। ठीक, और यही बोल रहा है वो। तो जो लो प्रेशर की कम्प्लीमेंट्री करने के लिए या पूर्ति करने के लिए हाई प्रेशर वाले क्षेत्रों में तेज़ी से हवा उठकर आती है, और जो अपने साथ धूल भरी आंधियाँ भी लाती हैं। तो कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, जैसे राजस्थान में मई जून में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो है मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बनती हैं, अतः मानसूनी पवन सीधी निकल जाती हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब
यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, ड्राइंग करते हैं, जिसके कारण क्या प्रभावित होती है। नवा क्वेश्चन है तो ऑप्शन है व्यापारिक हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून या पश्चिमी हवाएं। आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो गर्मी में क्या होता है, भारत में हाई टेम्परेचर के कारण उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में लो प्रेशर की कंडीशन बन जाती है, जिस कारण क्या होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में एंटर कर जाती हैं, और कुछ नहीं है। दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? स्पेनिश भाषा से, आंग्ल भाषा से, अरबी भाषा से या हिंदी भाषा से? आंसर हो जाएगा अरबी भाषा से। भैया अरबी वो वाली नहीं, खाने वाली नहीं, अरब देश है वहाँ से। तो मानसून की उत्पत्ति जो अरबी भाषा के मौसम से हुई, मौसम से हुई, जिसका मतलब होता है मौसम या सीजन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट 10वां क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अपनी फैमिली बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुँच सके, उनके काम आ सके। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। आज की बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों।